तो ये स्टैट्स की हमारी पहली क्लास है, राइट। ओके, तो मैंने आपको जो सिलेबस भेजा था उसमें मैंने आपको बताया था कि पहली क्लास जो होगी इट इज रिलेटेड टू काउंटिंग। ओके, तो काउंटिंग पर आने से पहले प्रोबेबिलिटी इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? द ऑब्जेक्टिव इज बेसिकली टू क्वांटिफाई अनसर्टेनिटी और रैंडमनेस। ओके, तो ये अनसर्टेनिटी या ये रैंडमनेस आ कहां से रही है? व्हेन वी टॉक अबाउट एन एक्सपेरिमेंट लाइक कॉइन टॉस, ठीक है, कॉइन टॉस का एक पॉसिबल आउटकम्स क्या है? या तो हेड्स आएगा या टेल्स आएगा, बट सर्टेनिटी नहीं है कि क्या आएगा, राइट। कि जो रिजल्ट है इस कॉइन टॉस का वो अनसर्टेन। तो इसी अनसर्टेनिटी को क्वांटिफाई करने के लिए हम यूज करते हैं प्रोबेबिलिटी का, ठीक है। So let's talk about some experiments और उनके सैंपल स्पेस। सबसे पहली बात यह आती है कि सैंपल स्पेस होता क्या है? सैंपल स्पेस हम कहते हैं सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स एसोसिएटेड टू एन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कॉइन टॉस एक्सपेरिमेंट है तो उसके पॉसिबल आउटकम्स क्या है? या तो हेड्स आएगा या टेल्स आएगा। इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंबल लेंगे या तो ओम या फिर एफ, ठीक है। So let me list some experiments for you and the associated sample space. तो एक हम कर चुके, पॉइंट टॉस एक्सपेरिमेंट। इसका सैंपल स्पेस क्या आएगा? हेड्स या टेल्स, ठीक है। थोड़ा सा बेसिक बिल्डअप कर लें फिर लेवल अप करेंगे। ओके, व्हेन वी रोल अ डाइस, ये एक एक्सपेरिमेंट है और उसका सैंपल स्पेस क्या हो सकता है? यू कैन गेट अ 1 2 3 4 5 या फिर 6, राइट। इफ यू रोल 2 फेयर डाइस, अब उसका सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? कि पहले पर यू गेट 1 एंड दूसरे पर ऑल्सो यू गेट अ 1। पहले पर आपको मिल रहा है 1, दूसरे पर 2, पहले पर 1, दूसरे पर 3, 1 4 1 5 एंड 1 6। पहले पर 2, दूसरे पर 1 2 2 2 3 2 6 6 1 6 2 6 3 6 6। तो ये आ गया हमारा 2 फेयर डाइस का सैंपल स्पेस, राइट। तो इस सैंपल स्पेस में 36 पॉसिबल या 36 पॉसिबिलिटीज है, राइट। तो दीज आर द बेसिक एक्सपेरिमेंट्स जो हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते कंसिडर करते हैं, ठीक है।
Now with every experiment, there is an associated event या events. Okay? तो हम event को कैसे define करते? Event is a subset of sample space. तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात कर रहा हूं डाइस की, ठीक है, तो आपने एक डाइस रोल किया, यू कैन गेट 1 2 3 4 5 और 6, वो हो गए आपके सैंपल स्पेस. तो इवेंट क्या हो सकता है? तो इवेंट का एग्जांपल हो सकता है गेटिंग अ ओड नंबर ऑन रोल ऑफ अ फेयर डाइस. ठीक है, तो ये एक इवेंट हो गया. या फिर गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 5, वो एक इवेंट हो गया. सो दैट्स हाउ वी डिफाइन एन इवेंट, कि वो एक सबसेट है सैंपल स्पेस का. ठीक है, तो व्हेन वी से गेटिंग एन ओड नंबर, तो 1 3 और 5, ओके, 1 3 और 5 ये एक सबसेट है एस का. ओके, और ये एक इवेंट है. रोलिंग अ डाइस का जो एक एक्सपेरिमेंट है उसका एक सबसेट है गेटिंग एन ओड नंबर, जिसके अंदर आपको ये आउटकम्स मिल रहे हैं. ओके, तो यहां से बात आती है अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट की. सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन की बात करेंगे. एंड लेट्स से इवेंट का सिंबल है ई. ओके, सो पी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ आउटकम्स इन ई, कि उस इवेंट में कितने आउटकम है. फॉर एग्जाम्पल यहां पर 3 है इस इवेंट में. ओके, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, या कहें नंबर ऑफ आउटकम्स इन सैंपल स्पेस, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स वहीं पर है सैंपल स्पेस में. ठीक है, या तो आप कह सकते हो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, या फिर आप कह सकते हो नंबर ऑफ आउटकम्स इन सैंपल स्पेस. ठीक है, वेयर ई इज इवेंट एंड एस इज सैंपल स्पेस. अगर आपने नोटिस किया हो तो मैंने कहा था ये एक बेसिक डेफिनेशन है प्रोबेबिलिटी की. एंड द रीजन बीइंग, this definition assumes that all outcomes are equally likely. इक्वली लाइकली का मतलब कि यहां पर जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं सबके होने के चांसेस इक्वल हैं. ठीक है, तो जैसे हम कॉइन टॉस की बात करते हैं, तो हेड आना और टेल आना दोनों के लिए हम बोलते हैं कि दोनों की प्रोबेबिलिटी इज 1/2. वहां पर 2 पॉसिबल आउटकम्स थे तो 1/2. डाइस के केस में 1 आना, 2 आना, 6 आना, सबकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/6. ठीक है, तो ये डेफिनेशन एज्यूम करके चलती है कि सारे आउटकम्स की जो प्रोबेबिलिटी है वो इक्वल है. ठीक है, तो इसीलिए मैं इसे बेसिक डेफिनेशन कह रहा हूं. आगे जाते हुए इसका एडवांस वर्जन देखेंगे. ओके, तो यहां से बात करते हैं कि हमें काउंटिंग की जरूरत क्यों पड़ रही है. काउंटिंग की जरूरत पड़ेगी हमें इस वजह से कि आपको काउंट करना पड़ेगा कि किसी इवेंट में या किसी सैंपल में एग्जैक्टली नंबर ऑफ आउटकम्स हैं कितने. तो अगर आप नंबर ऑफ आउटकम्स ठीक से कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक से काउंट नहीं कर सकते, तो प्रोबेबिलिटी भी आपकी गलत हो जाएगी. ठीक है, तो यहां से कॉन्सेप्ट आता है काउंटिंग का. ओके, ओके,
सबसे पहली काउंटिंग टेक्निक है मल्टीप्लिकेशन रूल. ओके, सपोज there is a compound experiment. There is a compound experiment which consists of two sub experiments. ओके, एक कंपाउंड एक्सपेरिमेंट है जिसके अंदर मैं बात करने वाला हूं दो सब एक्सपेरिमेंट्स की. और वो एक्सपेरिमेंट्स क्या है वो देखो. सबसे पहले लेट्स से यू चूज अ कॉलेज और यूनिवर्सिटी फॉर योर एमए. ठीक है, कि पहले आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी चूज करने वाले हो एंड जस्ट आफ्टर दैट एमए करने के बाद यू हैव टू चूज सेकेंड एक्सपेरिमेंट है कि देन यू चूज अ प्रोफेशन. ओके, ये दो एक्सपेरिमेंट्स हैं. पहले एक्सपेरिमेंट के सैंपल स्पेस में है कि कॉलेज या यूनिवर्सिटीज में पॉसिबल आउटकम्स हैं डीएससी, आईएसआई, जेएनयू, आईजीआईडीआर. ठीक है, कोई और आपको पसंद हो तो आप आईजीआईडीआर के या जेएनयू की जगह वो लिख लो. ओके, और प्रोफेशन में लेट से पॉसिबल आउटकम्स हैं आपके पास प्रोफेसर, कॉर्पोरेट जॉब या फिर वर्किंग फॉर गवर्नमेंट. ठीक है, तो ये दो सब एक्सपेरिमेंट्स हैं. पहले में आपको चूज करना है एमए इकोनॉमिक्स के लिए कौन सी कॉलेज जाना है एंड देन यू हैव टू चूज कि कौन से प्रोफेशन में जाना है. ओके, तो अब एक क्वेश्चन ये है कि इस कंपाउंड एक्सपेरिमेंट में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं. ठीक है, तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑफ दिस कंपाउंड एक्सपेरिमेंट. ये बताना है आपको. ओके, तो सबसे पहले आपको क्या चूज करना है, कॉलेज. तो आप डीएससी जा सकते हो, आईएसआई जा सकते हो, आईजीआईडीआर जा सकते हो, जेएनयू जा सकते हो. ठीक है, एंड देन you can become a professor, you can go into a corporate job or you can work for government. ठीक है, सेम थिंग गोज आफ्टर आईएसआई कि प्रोफेसर, कॉर्पोरेट, गवर्नमेंट. सेम थिंग आफ्टर आईजीआईडीआर, प्रोफेसर, कॉर्पोरेट, गवर्नमेंट. एंड सेम थिंग आफ्टर जेएनयू कि प्रोफेसर, कॉर्पोरेट, गवर्नमेंट. तो यहां से आपके पास क्या क्या मिल जाएगा कि डीएससी और उसके बाद प्रोफेसर, डीएससी उसके बाद कॉर्पोरेट, डीएससी उसके बाद गवर्नमेंट. ठीक है, ऐसा इन चारों कॉलेजेस के बाद आप कर सकते हो. सो दैट मींस टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इस कंपाउंड एक्सपेरिमेंट के कितने हो जाएंगे कि पहले कितने थे, पहले वाले एक्सपेरिमेंट में कितने हैं आपके पास आउटकम्स 4 और दूसरे में कितने हैं 3. तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज 12. ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि ए नंबर ऑफ आउटकम्स है पहले एक्सपेरिमेंट में, ए इक्वल टू 4 इक्वल टू नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स फॉर एक्सपेरिमेंट 1 and b equal to 3 is number of
possible outcomes for experiment 2. तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे? इट विल बी इक्वल टू A इंटू बी विच इज इक्वल टू 4 इंटू 3 इक्वल टू 12. और वो पॉसिबल आउटकम्स क्या है? DSC प्रोफेसर, DSC कॉर्पोरेट, DSC गवर्नमेंट. सिमिलरली ISI प्रोफेसर, ISI कॉर्पोरेट, ISI गवर्नमेंट. ठीक है, तो आपको हर बार यहां पर 3 मिले, फिर यहां 3 मिले, फिर 3 पॉसिबल आउटकम्स आपको यहां से मिलेंगे और 3 पॉसिबल आउटकम्स आपको यहां से मिलेंगे. ओके, तो टोटल आ गया 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12. ठीक है, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा क्लास 11th या 12th में, फाइंड नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट. ठीक है, तो लेट से वो सेट है 1, 2 और 3. ओके, तो इसके नंबर ऑफ अगर आपको सबसेट्स निकालने तो वो आप कैसे निकालते हो? तो सबसेट्स क्या क्या हो सकते हैं? सबसेट्स कैन बी कि आपने सेट में खाली 1 रखा, खाली 2 रखा, खाली 3 रखा. ओके, या 1 और 2 दोनों रखे, 2 और 3 को रखा, 1 और 3 को रखा. ओके, 1, 2 और 3 तीनों को रखा, या फिर आपने सेट में किसी को भी नहीं लिया. ओके, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. बट ये आया कहां से? ठीक है, यहां पर 8 जो आया, और अगर आपने 11th में देखा तो आपको फॉर्मूला दिया गया था कि आपको लेना है 2 टू द पावर कि सेट के अंदर कितने नंबर्स हैं. तो 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 8. नाउ द क्वेश्चन इज ये बना कैसे है? ठीक है, तो नंबर ऑफ सबसेट्स के लिए आप क्या चूज कर रहे हो? हर बार जब भी आप कोई सेट बना रहे हो, यू आर चूजिंग बिटवीन एक्सक्लूडिंग और इंक्लूडिंग अ नंबर. ओके, आप हर बार ये डिसाइड कर रहे हो कि आपको किसी पर्टिकुलर नंबर को इंक्लूड करना है या एक्सक्लूड करना है. ओके, तो ये वाला कैसे बना? आपने 1 के लिए डिसाइड किया कि उसको इंक्लूड करोगे और बाकियों को एक्सक्लूड करोगे, तो आपको उससे मिल गया ये वाला सेट. सिमिलरली 2 और 3, यहां पर आपने डिसाइड किया कि आपको 1 को इंक्लूड करना है, आपको 2 को इंक्लूड करना है और 3 को आपने कर दिया एक्सक्लूड. ओके, तो यहां से आपके पास फॉर्मूला क्या बनकर आ रहा है कि जब आपको सबसेट बनाना है तो बेसिकली नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? ओके, तो 3 डिजिट है आपके पास, आपने पहले के लिए चूज किया कि आप उसको इंक्लूड करोगे या एक्सक्लूड, 2 वेज. इनटू दूसरे नंबर के लिए आप डिसाइड कर रहे हो कि आप उसे या तो इंक्लूड करोगे या एक्सक्लूड, 2 वेज. इनटू फिर आप थर्ड नंबर के लिए डिसाइड कर रहे हो कि आप इसे इंक्लूड करोगे या एक्सक्लूड, तो उसके लिए 2 वेज. तो टोटल नंबर ऑफ वेज विल बी 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 8. तो दैट्स योर नंबर ऑफ सबसेट्स जिसके अंदर 3 एलिमेंट है. ओके, सिमिलरली अगर सेट होता है लेट से 1, 2, 3, 4. ओके, तो यहाँ नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाते? नंबर ऑफ सबसेट्स हो जाते 2 टू द पावर 4. कि यहाँ पर आपके पास एक डैश और आ जाता और आप डिसाइड कर रहे होते फोर्थ के लिए कि आपको उसे इंक्लूड करना है या एक्सक्लूड. तो यहाँ पर 1, 2, 3 एक एक्सट्रीम केस है जहां पर आपने तीनों को इंक्लूड करने का डिसाइड किया, एंड 5 जब आप तीनों में से किसी को भी इंक्लूड नहीं कर रहे हो. सो दैट्स वन ऑफ द सबसेट कि आपने क्या डिसाइड किया कि आप ना 1 को इंक्लूड करोगे, ना 2 को, ना 3 को. ओके, अभी बात करते हैं
परम्यूटेशंस की। ठीक है, परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस अगर आपने कभी नहीं पढ़ा है तो बेस्ट रेफरेंस आपके लिए रहेगा एनसीईआरटी क्लास 11th की। ओके, आप वो रेफर कर सकते हो, उससे बेटर आपको मटेरियल नहीं मिलेगा परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन पर। ओके, और अगर आपको थोड़ी सी भी अनक्लैरिटी अगर आपने पहले पढ़ भी रखा है तो भी एनसीईआरटी से रिवाइज करने में आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। ओके, वापस आते हैं परम्यूटेशंस। तो लेट्स से आपके पास n ऑब्जेक्ट्स है, तो परम्यूटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स is basically arrangement of them, is arrangement of them in any order. Okay, so there can be n factorial arrangements या कहें permutations of n objects. ओके, तो अगर आपको नहीं पता n फैक्टोरियल क्या होता है, मैं एक बार आपको डिफाइन कर दूं। n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 टिल 1। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास नंबर्स हैं लेट्स से 1 2 3 और 4, आपको इनके डिफरेंट अरेंजमेंट्स चाहिए। ओके, तो अरेंजमेंट क्या क्या हो सकते हैं, 1 2 3 4, 1 2 4 3, ओके, 1 3 2 4, 1 3 4 2 एंड लाइकवाइज। ठीक है, तो ये एक अरेंजमेंट हो गया, ये एक अरेंजमेंट हो गया, ये एक अरेंजमेंट हो गया। ओके, दीज आर सम ऑफ द अरेंजमेंट्स ऑफ दीज 4 एलिमेंट्स, या इन 4 डिजिट्स के ये कुछ अरेंजमेंट्स हैं। तो टोटल कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं, यहाँ पर 4 नंबर्स हैं आपके पास, 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, तो दैट विल बी 4 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 24। ओके, यहां पर हमने एक चीज क्या एज्यूम करी है कि एक नंबर एक ही बार आ रहा है। ठीक है, क्योंकि इसी को हम अरेंजमेंट कह रहे हैं। आपने नंबर्स 4 नंबर्स लिए, आप उनको अरेंज करोगे तो ऑब्वियसली एक नंबर को एक ही बार यूज करोगे, राइट। तो परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस के पीछे जो उसकी बैक स्टोरी क्या है वो समझना जरूरी है कभी भी काउंटिंग अप्लाई करने से पहले, तो वो अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, तो पहले एक बेसिक बात कि ये 4 फैक्टोरियल बना कैसे। तो आप जब भी अरेंज कर रहे हो, आपको बेसिकली इन 4 पोजीशंस पर डिसाइड करना है कि आप किसको रखने वाले हो। ओके, फॉर एग्जांपल यहां पर 4th पोजीशन पर आपने 4 को रखा था, यहां पर 4th पोजीशन पर आपने 3 को रखा है। तो डिपेंडिंग आप किस पोजीशन पर किस नंबर को रख रहे हो, उससे डिफरेंट अरेंजमेंट्स क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, तो जब मुझे इस पोजीशन पर डिसाइड करना है, आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, तो 4 वेज इनटू जब आपको इस पोजीशन पर डिसाइड करना है तब आपके पास 3 ऑप्शंस बचेंगे, क्योंकि आप इन चारों में से किसी एक को यूज कर चुके हो। ठीक है, लेट्स से आपने 2 को अगर यूज कर लिया तब आपके पास कितने बचेंगे ऑप्शंस, यू गेट 3 ऑप्शंस। ओके, अब आपको थर्ड पोजीशन पर चेक बताना है कि आप कितने ऑप्शन बचे हैं आपके पास। अब आप ऑलरेडी 2 नंबर्स को यूज कर चुके हो। ओके, तो अब आपके पास कितने ऑप्शंस हैं यहाँ पर, यू गेट 2 ऑप्शंस, एंड फाइनली आपके पास बचेगा कोई एक ऑप्शन। तो यहां से बना आपका 4 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 24। ओके, मैं अब एक एग्जाम्पल लूंगा और उस एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते रहेंगे हम जब तक सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर ना हो जाए। ओके, कि वी हैव टू मेक अ 4 डिजिट कोड। ओके, 4 डिजिट का आपको कोड बनाना है।
पहला पॉइंट, digits belong to the set 0, 1, 2 up till 9. ठीक है, आप इनमें से कोई भी डिजिट यूज कर सकते हो. सेकेंड पॉइंट, each digit can be used only once. ठीक है, ऑब्वियसली आप कैलकुलेट कर सकते हो, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ. 4 डिजिट कोड में यहाँ कितने नंबर ऑफ वेज हैं सबको पता है, आपने ये स्कूल टाइम से आप पढ़ रहे हो चीजें. पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट ये है कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के बीच में डिफरेंस एग्जैक्टली क्या है वो समझना है. ओके, तो 4 डिजिट का आपको कोड बनाना है. डिजिट इन 10 में से कोई भी हो सकती है, 0 से लेकर के 9 तक कोई भी डिजिट हो सकती है. तो आपके पास टोटल 10 ऑप्शन है हर डिजिट के लिए. लेकिन एक बार में अगर आपने कोई एक डिजिट यूज कर ली तो आप उसे दोबारा यूज नहीं कर सकते. ओके, सो 1, लेट्स से आपने कोड बनाया 1 2 3 4, तो ये एक कोड हो गया. ओके, 1 3 4 2 ये एक कोड हो गया. हर डिजिट इस सेट में से है और हर डिजिट एक ही बार यूज हो रही है. ओके, या फिर 1 3 2 4 ये एक कोड हो गया. तो ऐसे आप बहुत सारे कोड्स बना सकते हो. कितने आएंगे वो आपको पता है, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7. तो इसके पीछे का फॉर्मूला क्या बना यहाँ पर, 10 फैक्टोरियल में से आपके पास 10 डिजिट्स हैं, उनमें से 4 यूज करनी है. ठीक है, तो ये फॉर्मूला बनेगा आपका 10 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, या कहें n फैक्टोरियल अपॉन k फैक्टोरियल. k इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 10. ठीक है, तो यहां पर ये जितने भी अरेंजमेंट्स हैं वो सब आप डिफरेंट लेकर चलते हो. इस चीज को हम कहते हैं ऑर्डर मैटर्स. ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से आप सुनना कि 1 2 3 4 या 1 3 4 2 ये दोनों डिफरेंट कोड्स हैं. क्यों? क्योंकि परम्यूटेशन में, ये या मैं कहूं कि ये डिफरेंट परम्यूटेशंस हैं, क्योंकि परम्यूटेशन में मेन बात होती है कि हम क्या लेकर चल रहे हैं कि ऑर्डर मैटर कर रहा है. कि अगर मैं 2 को 3 की जगह लिख दूं और 3 को 2 की जगह लिख दूं तो वो एक डिफरेंट ऑर्डर होगा, और वो क्योंकि मैटर कर रहा है तो हम उसे एज अ डिफरेंट परम्यूटेशन काउंट कर रहे हैं. ठीक है, व्हेन वी टॉक अबाउट कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशंस में ऑर्डर डजंट मैटर. सब कुछ वही है लेकिन ऑर्डर मैटर नहीं करेगा. क्या मतलब है इस बात का, कि जब मैं पहले आपको कोड दिखा रहा था 1 2 3 4 1 3 4 2 या 1 3 2 4, ये सब एक ही है. ठीक है, ऑर्डर मैटर नहीं करता. कॉम्बिनेशन इज समथिंग लाइक ग्रुप बनाना. ठीक है, अगर आपने उन 10 डिजिट्स में से 4 नंबर्स पिक कर लिए 1 2 3 और 4, तो आप इन्हें किस ऑर्डर में रख रहे हो वो मैटर नहीं करता. ओके, तो यहां पर आपके पास इन 4 नंबर्स को अरेंज करने के 4 फैक्टोरियल वेज हैं. राइट, आप इन 4 डिजिट्स को 4 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हो. दैट मीन्स कि जो परम्यूटेशन है, जो हर 4 डिजिट के कॉम्बिनेशन को 4 फैक्टोरियल अलग अलग वेज में ले रहा है. ठीक है, अगर उसने डिजिट पकड़ ली 1 2 3 4, तो सिर्फ उस 1 2 3 4 से वो 4 फैक्टोरियल अरेंजमेंट्स बना सकता है. विच मीन्स कॉम्बिनेशंस को अगर मैं देखूं तो कॉम्बिनेशन के लिए वो परम्यूटेशन 4 फैक्टोरियल टाइम्स ओवर काउंटेड है. ठीक है, जब इस
जब इस ऑर्डरिंग में इन नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स में आपने अगर 1 2 3 4 पकड़ा है तो आपने 1 2 3 4 से 4 फैक्टोरियल अरेंजमेंट्स बना रखे। सिमिलरली अगर आप नंबर पकड़ो लेट्स से 5 6 3 और 4, इन 4 नंबर से आप अगेन 4 फैक्टोरियल अरेंजमेंट्स बना दोगे। सो कॉम्बिनेशन की जब हम बात करें, इट सेज कि ऑर्डर डजंट मैटर, विच मीन्स कि परम्यूटेशन में कितने एक्स पर, यहाँ पे आपके पास परम्यूटेशन में है 10 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल वेज, ये परम्यूटेशन में है। लेकिन वो सारे के सारे उसने जितने भी ग्रुप्स बनाकर उनको 4 फैक्टोरियल वेज में अरेंज किया है, उससे वो ओवर काउंटेड है, तो उसके लिए हम डिवाइड करते हैं 4 फैक्टोरियल से। थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं मैं एक चीज, डेविएटिंग फ्रॉम द एग्जाम्पल। एक तरफ है आपके पास परम्यूटेशन, जिसका बेसिकली मतलब है ऑर्डर मैटर्स। दूसरी तरफ है आपके पास कॉम्बिनेशन, जिसका मतलब है ऑर्डर डजंट मैटर। और इन दोनों में डिफरेंस समझना जरूरी है, इसलिए मैं इस पर टाइम लगा रहा हूं। फिर से देखो, तो अगर मैं यहां पर इस बार लेकर चलूं ए बी और सी, तो ए बी सी इसके आपके पास 3 फैक्टोरियल अरेंजमेंट्स है। 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6। तो यहां पर मैं एक बार दिखाई देता हूं आपको, ए सी बी, ठीक है, बी ए सी, बी सी ए, सी ए बी और सी बी ए। तो यहां जब मैं बात करूंगा परम्यूटेशंस की, तो ये 6 डिफरेंट परम्यूटेशंस, ठीक है, क्योंकि ऑर्डर मैटर कर रहा है। ऑर्डर मैटर करना मतलब हर डिफरेंट ऑर्डर को आप एक डिफरेंट अरेंजमेंट कंसिडर करोगे, ठीक है। बट व्हेन वी से ऑर्डर डजंट मैटर, तो अगर आपने एक बार एबीसी पकड़ लिया, तो अब आप एबीसी लिखो या एसीबी लिखो या बीएसी लिखो, कॉम्बिनेशन इन सबको 1 काउंट करेगा, परम्यूटेशन इन सबको 6 काउंट करेगा। ये डिफरेंस है, ठीक है। तो मैं जब वहां पर मैंने 4 फैक्टोरियल से फर्दर डिवाइड करा, तो वो कहां से आया था, जैसे यहां पर ए बी सी के 3 फैक्टोरियल अरेंजमेंट बन सकते हैं, जिन सबको कॉम्बिनेशन 1 बनाकर चल रहा है। यानी हर ग्रुप को जब भी अगर लेट से आपके पास यहाँ पर ए बी सी डी ई होता, आपने उनमें से पहले, और आपको 3 3 के अरेंजमेंट्स बनाने, ठीक है। आपने एबीसी पकड़ा, एबीसी पकड़ के आपने उसके 6 अरेंजमेंट बना दिए। सिमिलरली आप बी सी डी पकड़ सकते थे और उसके 6 अरेंजमेंट बना देते। तो ऐसे जितने भी ग्रुप्स बन रहे हैं परम्यूटेशन में, सबके 6 और अरेंजमेंट्स बन जाएंगे, ठीक है। बट कॉम्बिनेशन में हमें सिर्फ ग्रुप पकड़ना है। एबीसी एक कॉम्बिनेशन है, ठीक है, बीसीडी एक कॉम्बिनेशन है। अब जब आप इससे फर्दर 6 वेज और अरेंजमेंट्स कर रहे हो, कॉम्बिनेशन उसे कंसिडर नहीं करेगा। तो सिंपली हम क्या कर रहे हैं, परम्यूटेशन में आपने आपने जब परम्यूटेशन के नंबर ऑफ वेज कैलकुलेट कर लिए, तो वो सारे के सारे यहां पर 4 फैक्टोरियल वेज में ओवर काउंट हो रहे थे, ठीक है। 4 फैक्टोरियल टाइम्स ओवर काउंटिंग हो रही है, 4 फैक्टोरियल टाइम्स ओवर काउंटिंग हो रही है। तो उसे एडजस्ट करने के लिए हम परम्यूटेशन के फॉर्मूले को डिवाइड कर रहे हैं के फैक्टोरियल से, ठीक है, जिससे ओवर काउंटिंग हो रही है। आई होप अब डिफरेंस एब्सोल्युटली क्लियर हो गया होगा। सो इन जनरल combinations is equal to permutations divided by k factorial. So when we say choose k out of n objects, तो उसके लिए फॉर्मूला है आपके पास, इसे हम बोलते हैं n चूज k, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो n चूज k, एंड द फॉर्मूला इज n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस k फैक्टोरियल। यहां से आपके परम्यूटेशंस आ गए। एक बार मैं दिखा दूं, यहां से बना था ये फॉर्मूला कि आपको 10 डिजिट में से 4 को अरेंज करना था, तो 10 फैक्टोरियल अपॉन
10 माइनस 4, 10 फैक्टोरियल टोटल डिजिट्स, के चूज करनी थी उनमें से, या फिर कहूँ कि 4 उनमें से 4 का यूज करके आपको अरेंजमेंट्स बनाने थे, तो 10 माइनस 4 करके 6 फैक्टोरियल आ गया, जिससे आपको वापस से ये मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास अरेंजमेंट्स। अब ओवर काउंटिंग को एडजस्ट करने के लिए मैं इसे डिवाइड करूंगा के फैक्टोरियल से। ठीक है, क्योंकि सारे ये जो परम्यूटेशन है उनमें अगर आप ग्रुपिंग कर रहे हो तो हर ग्रुप के फैक्टोरियल टाइम्स ओवर काउंटेड है। ठीक है, तो कॉम्बिनेशंस में आप ग्रुप्स बनाते हो, और ऑब्वियसली ग्रुप के अंदर जैसे आपने 1 2 3 4 का ग्रुप बनाया, तो ये एक ही ग्रुप है। अगर आप मैं इसको 4 2 3 1 लिख दूं तो भी वो सेम ही ग्रुप रहेगा, या फिर मैं उसको 4 1 3 2 लिख दूं, वो ग्रुप सेम ही है। परम्यूटेशन इन सारे ग्रुप्स को अलग अलग मान रहा है, कॉम्बिनेशन इन सबको एक मान रहा है। ठीक है, तो उन अलग अलग जो वो मान के चल रहा था परम्यूटेशन, उस ओवर काउंटिंग को एडजस्ट करने के लिए हमने डिवाइड किया है के फैक्टोरियल्स। ओके, ऑर्डर मैटर्स और डजंट मैटर की बात हो गई। नेक्स्ट थिंग इज विद रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। तो whenever we choose k out of n objects, तो इनकी 4 कैटेगरीज हो सकती है। क्या क्या? एक, आप ऐसा कर रहे हो विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट का मतलब, जैसे अगर मैं डिजिट्स की बात करूं तो आप सेम डिजिट दोबारा यूज कर सकते हो। विदाउट रिप्लेसमेंट कि आपने अगर एक बार एक डिजिट यूज कर ली तो आप उसे दोबारा यूज नहीं कर सकते। विद रिप्लेसमेंट मींस कि आप हर बार पूरी की पूरी पॉपुलेशन में से जाके चूज कर सकते हो। तो व्हेन देयर आर 10 डिजिट्स और मैं 4 डिजिट का कोड बना रहा हूं, तो हर बार मैं 10 डिजिट्स कंसिडर करूंगा। मुझे कोई भी, अगर मेरे पास हर बार 10 ऑप्शंस होंगे चूज करने के लिए। ठीक है, दैट्स विद रिप्लेसमेंट। ओके, विदाउट रिप्लेसमेंट मींस एक बार में अगर आपने डिजिट यूज कर लिया, आप उसे दोबारा यूज नहीं कर सकते। Another thing is order matters and order doesn't matter. तो जब भी मैं कोई के ऑब्जेक्ट्स चूज कर रहा हूं आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स, क्या क्या हो सकता है कि ऑर्डर मैटर कर रहा है और विद रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है, विद रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ऑर्डर मैटर कर रहा है, विदाउट रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। एंड ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है और साथ में विदाउट रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये 4 कैटेगरीज आपके सामने आएंगी। ओके, सिंपली परम्यूटेशन के लिए हमें पता है ऑर्डर मैटर करता है। ओके, और वहां पर मैंने आपको कहा था एक डिजिट एक बार आ रही है, तो दैट वाज विदाउट रिप्लेसमेंट। तो ये जो बॉक्स है यहां पर हम बात कर रहे हैं परम्यूटेशन की। ओके, सो द फॉर्मूला इज n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस k फैक्टोरियल। दिस इज बेसिकली परम्यूटेशन कि ऑर्डर मैटर करता है। वहां पर ABC BAC CAB सब अलग अलग है। ओके, वहां पे ऑर्डर मैटर करता है, और अगर आपने एक बार किसी एक एलिमेंट को चूज कर लिया, आप उसे दोबारा चूज नहीं करोगे। दैट्स विदाउट रिप्लेसमेंट। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस बॉक्स कि ऑर्डर डजंट मैटर एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट कॉम्बिनेशंस। ठीक है, तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस k फैक्टोरियल। ठीक है, सेम चीज
परम्यूटेशन चल रहा है और परम्यूटेशन में आपने बस कह दिया कि ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, तो आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी ओवर काउंटिंग की। तो ये आ गया डिवाइडेड बाय ए फैक्टोरियल। ठीक है, बात करते हैं इस बॉक्स की। यहां पर हम क्या कह रहे हैं, ऑर्डर भी मैटर कर रहा है और आप रिप्लेसमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, इसे समझते हैं अपने उसी एग्जांपल से, 4 डिजिट के कोड से। आपके पास 10 डिजिट्स हैं जिनमें से आपको 4 पिक करनी है और आप रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, आप कोई भी डिजिट मोर देन वंस यूज कर सकते हो। सो सिंपली कोड की पहले डिजिट के लिए आपके पास 10 ऑप्शन है, दूसरे के लिए भी आपके पास 10 ऑप्शन है क्योंकि रिप्लेसमेंट कर सकते हो, तीसरे के लिए भी 10 है और चौथे के लिए भी 10 है। तो सिंपली मीन्स 10 टू द पावर 4 या फिर कहें n टू द पावर k। तो जब ऑर्डर मैटर कर रहा है और आप रिप्लेसमेंट कर सकते हो, देन द फॉर्मूला इज n टू द पावर k। जब एग्जांपल्स करेंगे और क्लैरिटी आएगी साथ में। देखो, ये जो लास्ट बॉक्स हमारा बचा है वो थोड़ा सा ट्रिकी है, तो ध्यान से समझो, और इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस भी हैं, तो उस वजह से इसे अच्छे से समझना ज्यादा जरूरी है। देखो, नाउ ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा, लेकिन रिप्लेसमेंट आप कर सकते हो। ठीक है, पहले एग्जांपल देखो इसके। अगेन अगर मैं बात करूं 4 डिजिट कोड की, ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा, ऑर्डर डजंट मैटर, और रिप्लेसमेंट करी जा सकती है। तो किस किस टाइप के कोड्स इसमें आ सकते हैं वो देखते हैं। तो कोड लाइक 1 2 3 4 4 3 2 1 1 2 4 3, क्या ये सब अलाउड है? हाँ, कैसे? रिप्लेसमेंट अलाउड है, तो यहां पर तो अभी मैंने एक ही बार डिजिट यूज करी है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ऑर्डर डजेंट मैटर, ठीक है, ऑर्डर अगर मैटर नहीं कर रहा, एक सेकेंड, ओके, ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा तो ये सब सेम है। ठीक है, क्योंकि ऑर्डर मैटर मुझे नहीं करता, मैं उन सबको एक मानकर चलूंगा। तो दीज ऑल विल बी काउंटेड वंस। ठीक है, ऐसे कोड्स एक बाय एक लेकर चलोगे आप। सिमिलरली 1 1 2 2, क्या ये कोड अलाउड है? अलाउड है, क्यों? क्योंकि रिप्लेसमेंट अलाउड है, आप कोई भी डिजिट को मोर देन वंस यूज कर सकते हो। लेकिन अगर मैं इनकी पोजीशंस चेंज करूं, तो लेट्स से 2 2 1 1 1 2 1 2, ये सारे इस टाइप के कोड्स और ऐसे बहुत सारे बन जाएंगे। दीज ऑल विल बी काउंटेड वंस। क्यों? क्योंकि ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा। लास्ट एग्जांपल इसी में 1 3 3 3, ठीक है, ये कोड अलाउड है, हाँ, क्योंकि रिप्लेसमेंट कर सकते हो। ओके, लेकिन अगर मैं पोजीशन चेंज करूं, ओके, अब इस टाइप के जितने भी आप कोड बना सकते हो, 4 बना सकते हो, 3 3 3 1, ये सब आपके लिए सेम है। व्हेन यू से कि ऑर्डर डजंट मैटर एंड विद रिप्लेसमेंट। ठीक है, तो मेरा कंक्लूजन यहां से क्या निकल रहा है? कंक्लूजन इज कि कौन सी डिजिट कितनी बार आ रही है ये मैटर कर रहा है ना? यहां पर हाउ मेनी टाइम्स अ डिजिट इज पिक्ड, वो मैटर कर रहा है, बट नॉट देयर पोजिशन। वो डिजिट एग्जैक्टली कहां पर है वो मैटर नहीं कर रहा, कितनी बार आ रही है वो मैटर कर रहा है। ठीक है, तो मुझे अपने नंबर ऑफ जो वेज निकालने हैं वो इस बेसिस पे निकालने हैं कि आप कोई भी डिजिट एग्जैक्टली पिक कितनी बार कर रहे हो, राइट?
तो फॉर मोर क्लैरिटी अगर एग्जाम्पल को सिंप्लीफाई करें, ओके, कि 4 डिजिट कोड है। अब मैं फॉर्मूला बनाने वाला हूं, इसका एक तरीके से डिराइव करूंगा कि 4 डिजिट का कोड है, ठीक है, एंड डिजिट्स बिलोंग टू दिस सेट, कि 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो या फिर 3 ले सकते हो। तो बेसिकली n इज इक्वल टू 3। आप इसका यूज करके एक 4 डिजिट का कोड बनाना चाहते हो, तो k इज इक्वल टू 4, ओके, एंड रिप्लेसमेंट इज अलाउड विद रिप्लेसमेंट, ओके। तो इस केस में n कैन बी स्मॉलर देन k, क्यों? क्योंकि रिप्लेसमेंट अलाउड है, ठीक है। तो मुझे इन 3 डिजिट्स का यूज करके एक 4 डिजिट का कोड बनाना है। तो फॉर एग्जांपल 1111 ये एक कोड है, मैं एक नंबर को बार बार यूज कर सकता हूं और मैंने उससे एक 4 डिजिट का कोड बना लिया। या फिर 2221 ये भी एक कोड है। या फिर 1231, यहाँ मैंने 1 को 2 बार यूज करा है, 2 को एक बार और 3 को एक बार, ओके। या फिर 2233। तो ये सारे कोड्स आप यहाँ पर बना सकते हो, ओके। तो अब करना क्या है, मैंने आपसे कहा मैटर ये करता है कि आप कौन सी डिजिट को कितनी बार यूज कर रहे हो, ना कि उनकी पोजीशन, राइट। तो यहां पर मेरे पास 3 डिजिट्स हैं, 1, 2 और 3। व्हाट आई एम गोना डू इज मैं उनके लिए 3 बॉक्स बनाने वाला हूं, ओके। ये मेरा बॉक्स 1 के लिए, ये 2 के लिए और 3 के लिए। ये 1 2 3 क्या है, डिजिट्स हैं जो मैं यूज कर सकता हूं, ठीक है। तो अगर मैं इन डिजिट्स का यूज कर रहा हूं, क्या मैटर कर रहा है, तो जब मैंने बात करी कोड 1111 की, ठीक है, तो व्हाट आई कैन से इज कि मैं 1 को 4 टाइम्स यूज कर रहा हूं, 2 और 3 को यूज नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो डॉट्स, नंबर ऑफ डॉट्स रिप्रेजेंट्स, number of dots in a box represent the number of times that digit is used, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं 1231 की, यहां पर मैंने 1 कितनी बार यूज करा, 2 टाइम्स। 2 कितनी बार यूज करा, एक बार। और 3 कितनी बार यूज करा, एक बार, ओके। तो ये आ गया। सिमिलरली अगर मैं बात करूं इस कोड की, तो मैं इसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, तो यहां पर 1 मैंने यूज नहीं करा, 2 को मैं यूज कर रहा हूं 2 टाइम्स, 3 को मैं यूज कर रहा हूं 3 टाइम्स, ठीक है, सॉरी 2 टाइम्स। तो जो मैं यहां पे कर रहा हूं उसे हम कहते हैं स्टार्स एंड बार्स मेथड। देखो आगे। सो आपके पास, आपको एक 4 डिजिट का कोड बनाना है, 1 2 3 4। तो अगर मैं यहां से बॉक्स को हटा देता हूं और बॉक्स की जगह बार्स लगाता हूं या सेपरेटर्स लगाता हूं, तो मैं इसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, दिस विल बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस, कि पहले बॉक्स में या कहें 1 यूज हो रहा है 4 टाइम्स, 2 यूज हो रहा है 0 टाइम्स क्योंकि दोनों बार्स के बीच में कुछ नहीं है, और 3 यूज हो रहा है 0 टाइम्स क्योंकि सेकंड बार के राइट में कुछ नहीं है, ठीक है। सिमिलरली इसे मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, उससे क्लैरिटी आ जाएगी आपको, कि 1 मैं यूज कर रहा हूं 2 टाइम्स, तो यहां पर आ गया बार। 2 मैं यूज कर रहा हूं एक बार, यहां आ गया बार। और 3 मैं यूज कर रहा हूं एक बार, ओके। तो ये कैसे दिखा रहा है, पहले बार के लेफ्ट में 2 है, ये आ गया। दोनों बार्स के बीच में एक डॉट है, दैट मीन्स 2 एक बार यूज हो रहा है। और सेकंड बार के राइट में एक डॉट है, दैट मीन्स 3 एक बार यूज हो रहा है, ओके। लास्ट देखो,
1 2 3 4 डॉट्स। ओके, सेकंड पहला वाला एक भी बार यूज नहीं हो रहा है, तो पहला बार आ गया यहाँ पे, क्योंकि अब पहले बार के लेफ्ट में एक भी डॉट नहीं है। सेकंड यूज हो रहा है 2 टाइम्स, तो मैं सेकंड बार लगा रहा हूं यहाँ पर, विच मीन्स 2 यूज हो रहा है 2 टाइम्स, और 3 यूज हो रहा है 2 टाइम्स। ओके, लास्ट दिखा देता हूं। if the code is 3333, ओके, तो बॉक्स में 1 और 2 पर एक भी डॉट नहीं आएगा, सारे डॉट्स आएंगे 3 में। ओके, और मैं इसे अगर बॉक्स हटाकर देखना चाहूं तो कैसे आएगा, ऐसे। पहले बार के लेफ्ट में कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 एक भी बार यूज नहीं हुआ। दूसरे और पहले के बीच में एक भी डॉट नहीं है, यहाँ पर डॉट नहीं है, दैट मीन्स 2 एक बार भी यूज नहीं हो रहा। सारे डॉट्स सेकंड बार के या सेकंड सेपरेटर के राइट में। ओके, विच मीन्स 3 4 टाइम्स यूज हो रहा है। ओके, सो मैंने आपसे जो कंक्लूजन में क्या कहा था, कंक्लूजन ये था, क्या मैटर करता है कि कौन सी डिजिट कितनी बार यूज हो रही है, एंड नॉट उनकी पोजीशन मैटर नहीं करती, जो मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर पा रहा हूं। सो सिंपली आपको इन सबको अरेंज करना है, ओके, और चूज करना है, या तो बार्स को चूज कर लो या फिर डॉट्स को। तो आपके पास यहाँ पर टोटल ऑब्जेक्ट्स कितनी है, 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, तो सिंपली इन 6 में से या तो आप उन 2 बार्स को चूज कर सकते हो, या फिर आप उन 6 में से उन 4 डॉट्स को चूज कर सकते हो। ठीक है, तो व्हेन यू वांट द नंबर ऑफ वेज जिस ऑफ चूजिंग के ऑब्जेक्ट्स, या नंबर ऑफ टाइम्स you k times choosing out of n, k times choosing out of n, ओके, तो उसके नंबर ऑफ वेज कितने आ जाएंगे, यहां पर आ गया वो 6 चूज 4। अगर आपको याद हो n कितना था यहाँ पर, n इज इक्वल टू 3, k इज इक्वल टू 4। हमारे क्वेश्चन में n है इक्वल टू 3, k इज इक्वल टू 4। तो फॉर्मूला क्या बनकर आ गया, फॉर्मूला इज n प्लस के माइनस 1 चूज के, या फिर आप कह सकते हो n प्लस के माइनस 1 चूज n माइनस 1, एक ही बात है। आप इन 6 इस अरेंजमेंट में, ये जो आपके पास यहाँ पर 6 ऑब्जेक्ट्स हैं, आप उनमें से 2 बार्स को प्लेस करो पहले, या फिर आप उनमें से उन 4 डॉट्स को प्लेस करो पहले, दैट डजंट मैटर, एक ही बात है। ठीक है, 6 में से 2 बार्स को चूज कर रहे हो, या फिर 6 में से 4 डॉट्स को यू चूज कर रहे हो, एक ही बात है। फॉर्मूला क्लियर है? अभी मैं इसकी आपको एप्लीकेशन दिखाऊंगा तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। तो बॉक्स फिलअप कर लेते हैं। फॉर्मूला इज n प्लस के माइनस 1 चूज के। ठीक है, किस चीज का फॉर्मूला है, जब ऑर्डर मैटर नहीं करता एंड विद रिप्लेसमेंट। ये मैंने इस बेसिस पे निकाला था कि कंक्लूजन क्या है, कि डिजिट को आप कितनी बार यूज कर रहे हो वो मैटर कर रहा है, उनकी पोजीशन मैटर नहीं कर रही है। ठीक है, एप्लीकेशन देखो, क्लैरिटी आएगी। तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 10। ठीक है, ये प्रॉब्लम है। क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट आर द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस
to this problem. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 3, 4, 3 इनको ऐड करोगे क्या मिल जाएगा आपको 10. तो ये एक इंटीग्रल सॉल्यूशन हो गया नॉन नेगेटिव. आप 0 यूज कर सकते हो, ठीक है, और पॉजिटिव इंटीजर्स यूज कर सकते हो. नेगेटिव इंटीजर्स का यूज नहीं कर सकते. अनदर कैन बी 2 + 2 + 6. ये एक इंटीग्रल सॉल्यूशन हो गया. ओके, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन. तो ये सब आपके पास नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस है. आपको ये बताना है कि इस प्रॉब्लम के कितने ऐसे सॉल्यूशंस हो सकते हैं, राइट? तो कैसे करेंगे इसे, ध्यान से देखो. जो अभी हमने लास्ट फॉर्मूला डिराइव किया है उसका यूज करके इसे करा जा सकता है. सो दैट्स वन ऑफ द एप्लीकेशंस. आपके पास है 10 डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. ओके, आपको ये डिसाइड करना है आप यहां पे इसे कितनी बार यूज करना चाहते हो. ठीक है, यू कैन टेक इट एज 0 और 1 और 2 और 3 और 10. ठीक है, तो आप इसे कितनी बार यूज करोगे वो इस पर डिपेंड करेगा. फॉर एग्जाम्पल ये वाला सोल्यूशन आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो. एक बार आपने यहां लगाया, दैट मीन्स आप x की जगह रख रहे हो 3. एक बार आपने यहां पर लगाया, दैट मीन्स आप y को यूज कर रहे हो, आप y की जगह रख रहे हो 4. एंड देन ज्यादा बना दिए क्या, 3 4 3 7. अच्छा, ओके. और z की जगह आप यहां पर रख रहे हो 3. तो आप इस तरीके से इस वाले सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर सकते हो. सिमिलरली अगर मैं इस सॉल्यूशन की बात करूं 2 2 6, तो आप उसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो. x की जगह 2, y की जगह 2 एंड z की जगह 6. तो आप उस सॉल्यूशन को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो. ओके, तो आपको करना क्या है बेसिकली, आपको अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 में से आप इन 2 बार्स को चूज कर लो या 12 में से आप इन 10 डॉट्स को चूज कर लो. ओके, इन दैट बाय दैट you can find the number of ways या फिर you can find the number of non-negative integral solutions of this problem. okay, यहाँ पर आपके पास k इक्वल है 10 के, n इक्वल है आपके पास 3 के, एंड द फॉर्मूला क्या, आपने फॉर्मूला क्या यूज करा है, n + k - 1 चूज k. तो n + k इज 3 + 10 - 1 choose 10 which is equal to 12 choose 10. मैं एक दो चीजें क्लियर कर दूं यहाँ पर. नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन मतलब -1 -1 12 ये नहीं चलेगा. आप नेगेटिव नंबर्स नहीं ले सकते, ठीक है. और नॉन नेगेटिव क्यों, पॉजिटिव नहीं लिखा है यहाँ पे, नॉन नेगेटिव लिखा है. तो दैट मीन्स आप 0 0 10 ये भी ले सकते हो. ओके, या 0 10 0 ये भी ले सकते हो, या 0 8 2 ये ले सकते हो. ओके, तो यहां पर n = 3 और k = 10 कैसे है उसकी बात कर लेते हैं. तो जस्ट लाइक प्रीवियस जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया है वहां पर आपको ये डिसाइड करना है आप x कितनी बार यूज करने वाले हो, y कितनी बार यूज करने वाले हो एंड z कितनी बार यूज करने वाले हो, सच दैट यू गेट अ टोटल ऑफ 10. ओके, सो यहां पर देखो, यहां पर क्या था, आपके पास आपको कोड बनाना था. कोड बनाते हुए आपके पास 3 डिजिट का आपको यूज करना है. तो हम क्या डिसाइड कर रहे थे, आपको इन 3 डिजिट का यूज करके 4 डिजिट का कोड बनाना है. वैसे ही आपको यहां पर x y और z का यूज करके 10 लेकर के आना है. ओके, सो x y एंड z n हो गया = 3. आप ये डिसाइड करना चाह रहे हो कि आप x को कितनी बार यूज करोगे, y को कितनी बार यूज करोगे
और z को कितनी बार यूज करोगे कि टोटल आपको 10 मिले। ओके, तो k इज इक्वल टू 10 एंड n इज इक्वल टू 3। मैं क्वेश्चन एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये वाला। आपको टोटल सम 10 चाहिए, तो आपने उसके लिए आप कर क्या रहे हो, 3 ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास x y z, ठीक है। मुझे इन सब में किसी तरीके से ये 10 डॉट्स डालने, तो 4 यहां डाल दिए, लेट से 6 यहां डाल दिए और एक भी यहां पर नहीं डाला, तो ये एक सॉल्यूशन है। ओके, या फिर एक यहां डाल दिया, 2 यहां डाल दिया और 7 z के लिए कि मैं z की जगह 7 लेने वाला हूं, ये डाल दिया। मैं नंबर ऑफ टाइम्स की बात कर रहा हूं, नंबर ऑफ डिजिट्स की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। कि x 0 से लेकर के 9 तक ये डिजिट्स ले सकता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं इस चीज की बात कर रहा हूं कि मैं x को कितनी बार यूज करने वाला हूं, ठीक है। कि मैं x को एक बार यूज करूंगा, 0 टाइम्स यूज करूंगा, या कितनी बार यूज करूंगा सच दैट आई गेट अ टोटल ऑफ 10। तो ये जो 10 है दैट्स के, एंड मैं उन तीनों को पकड़ने वाला हूं, तो दैट्स n इक्वल टू 3। 3 ऑब्जेक्ट्स 10 टाइम्स मुझे उन्हें यूज करना है, ठीक है। उन तीनों को मुझे 10 टाइम्स यूज करना है, दैट्स द क्वेश्चन। उसके कितने वेज हो सकते हैं? एक और देखो, सिमिलर क्वेश्चन। नाउ द क्वेश्चन इज what are the number of positive integral solutions to the problem x plus y plus z equal to 10। अब आप x को या y को या z को 0 टाइम्स यूज नहीं कर सकते। तो अर्लियर जो आपके पास इस तरीके के सॉल्यूशन थे 0 0 10 या 0 1 9, आप इस तरीके के सॉल्यूशन नहीं यूज कर सकते। यू हैव टू यूज अ पॉजिटिव इंटीजर, कि आपको इन सब को एटलीस्ट एक बार तो यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर 10 डॉट्स ले लूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब आप ये ट्राई करो, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आप पॉज करके एक बार ट्राई करो और खुद निकालो कि यहाँ पर नंबर ऑफ वेज कितने आएंगे। ओके, तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा प्रीवियस क्वेश्चन में और इसमें डिफरेंस कहां से आ रहा है। जब मैं यहाँ बार्स का यूज करूंगा तो मैं कहां पर कर सकता हूं, अब उस पर रेस्ट्रिक्शन आ चुकी है। कैसे, ये देखो, मैं यहां पर बार नहीं लगा सकता। क्यों? यहां बार लगाने का मतलब है कि मैं x को एक भी बार यूज नहीं कर रहा, तो ये पोजीशन आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अगर यहां पर बार लगा दैट मीन्स ये 0 हो जाएगा, आप x को यूज ही नहीं कर रहे। ओके, तो दैट पोजीशन इज एलिमिनेटेड। इसके अलावा और आप क्या नहीं कर सकते, आप इस पोजीशन पे बार नहीं लगा सकते, बिकॉज दैट वुड मीन कि आप z को एक भी बार यूज नहीं कर रहे हो, और z0 अब अलाउड नहीं है क्योंकि आपको पॉजिटिव इंटीजर यूज करना है 1 2 3 4 से लेकर के 9 तक, राइट, या सॉरी 10 तक। तो ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन यहां पर अलाउड नहीं है। तीसरी बात, अब मैं इस तरीके से नहीं रख सकता दो बार्स को। क्यों? अगर ये मैंने बैक टू बैक रख दिए दैट मीन्स कि आप y को एक भी बार यूज नहीं कर रहे, ठीक है। अगर मैं कोई भी बार दो डॉट्स के बीच में डाल देता हूं, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि x आप यूज कर रहे हो 5 टाइम्स, z आप यूज कर रहे हो 5 टाइम्स, लेकिन आप y को यूज नहीं कर रहे हो, लेकिन वो अलाउड नहीं है क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो ये ऐसा नहीं हो सकता। सो विद दैट फाइनली आप यहां पर डाल सकते हो बार, यहां
यहाँ, 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 यहाँ और यहाँ पर नहीं आएगा और यहाँ पर नहीं आ सकता। तो कितनी पोजीशंस पर आप बार डाल सकते हो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो सिंपली इन 9 पोजीशंस पर आप अपने 2 बार रख सकते हो। तो 9 चूज 2। आपको सिंपली ये डिसाइड करना है कि आप इन 9 पोजीशंस में 2 बार कहां पर प्लेस करोगे। ओके, विच इज सेम एज 9 चूज 7, कि आप कहां प्लेस नहीं करोगे। चूजिंग कि आपको 2 बार कहां पर प्लेस करने हैं इज सेम एज चूजिंग कि आपको वो 7 पोजीशंस जहां पर आप बार प्लेस नहीं करोगे। तो अब क्वेश्चन ये है अगला कि हमने वो वाला फॉर्मूला तो यूज ही नहीं करा, तो जो यहाँ बनाया था, ठीक है, जो हमने फॉर्मूला बनाया था n+k-1 चूज के, वो तो यहाँ पर यूज ही नहीं हुआ। तो अगर मुझे यहाँ पर मैंने आपके लिए 2 चीजें करी है। एक कि इस प्रॉब्लम को आप खुद मॉडल करके कर कैसे सकते हो, ठीक है, और दूसरा अगर आपको वो सेम फॉर्मूला लगाना है तो क्या करें। ठीक है, क्वेश्चन इज x + y + z = 10। ओके, अब मैं क्या करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि इसे मैं प्रीवियस क्वेश्चन की तरह बना दूं। कैसे बना सकते हैं? प्रॉब्लम ये है कि x, y और z वैल्यू 0 नहीं ले सकते, ठीक है। तो अगर मैं इन तीनों को पहले से ही 1 देकर चला जाऊं, ठीक है, मतलब अभी मुझे x + y + z = 10 चाहिए। व्हाट इफ मैं ये कर दूं = 7, 10 - 3। क्या करा मैंने कि मैंने इन तीनों को पहले से एक एक देकर छोड़ दिया। ओके, अब मैं इन्हें, अब मुझे बस इनका टोटल 7 चाहिए। मतलब नाउ आई नेम इट एज a + b + c = 7। अब ये a या b या c अगर 0 वैल्यू लेते हैं, दैट मीन्स x 1 वैल्यू लेगा, ठीक है। कन्वर्टिंग दिस टू दिस मीन्स कि यहां पर a, b और c की वैल्यू 0 हो सकती है, यहां पर नहीं हो सकती थी। मैंने पहले से इन सबको एक एक देकर छोड़ दिया। ओके, नाउ अगर मैं ले रहा हूं 0 0 7, दैट सिंपली मीन्स कि वो सॉल्यूशन क्या बन गया, वो सॉल्यूशन है 1 1 8, ठीक है। लेकिन यहां पर मैं फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं, जो मैंने बनाया था, यहां पर नहीं कर सकते। सिमिलरली अ सॉल्यूशन लाइक 0 1 6 सिंपली मीन्स कि वो यहां पर वो क्या सॉल्यूशन को एनालॉगस है, वो दैट सिंपली मीन्स 1 2 7, ठीक है। तो प्रॉब्लम को इस तरीके से कन्वर्ट करने पर अब a, b और c 0 वैल्यूज ले सकते हैं। तो सिंपली प्रॉब्लम बन गई कि नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम a + b + c = 7, जो सिंपली क्या आ जाएगा, n is 7, सॉरी n is 3, k is 7। तो आंसर आ गया आपका n + k-1 चूज k, which is equal to 7 + 3 is 10 - 1 is 9, sorry k-1, which is equal to 2। 9 choose 2, ठीक है। सॉरी n-1, which is 2। क्लियर है? ओके, एंड which is same as 9 choose 7, ठीक है।
Next question is, in how many ways can you make a team of 3 persons out of a group of 6 persons? ठीक है, 6 लोग हैं टोटल, आपने उनमें से 3 लोगों की टीम बनानी है, तो इन हाउ मेनी वेज कैन यू डू दैट? ओके, अगेन सॉल्यूशन बहुत डायरेक्ट है, आपको पहले से पता है. सिंपली द आंसर इज 6 चूज 3, बट थोड़ा सा समझते हैं. तो लेट्स से वो लोग हैं ए बी सी डी ई और एफ. ओके, आपको 3 लोगों की टीम बनानी. तो लेट्स से एक टीम आपने बना ली ए बी सी. ठीक है, सो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में डिफरेंस कहां से आ रहा है? एक चीज आप कर सकते थे और वो गलत होती है, 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, कि आपको 3 लोगों की टीम बनानी है. पहले के लिए 6 ऑप्शन, दूसरे के लिए 4 ऑप्शन, तीसरे के लिए 3 ऑप्शन. ठीक है, सॉरी 6 5 4. आप ऐसा करोगे 6 इंटू 5 30 इंटू 4 120. अच्छा, यहां से गलत आ रहा है, जिसका भी आ रहा है 120. लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपका आंसर 120 आ रहा है तो गड़बड़ कहां पर हो रही है, मैं बता दूं आपको, कि आप ए बी सी, ए सी बी, बी ए सी, बी सी ए, सी ए बी और सी बी ए, इन सबको अलग अलग लेकर चल रहे हो. आप एक टीम बना रहे हो. अगर आपकी टीम में ए बी और सी है तो ऑब्वियसली ए आप उसको ए सी बी बोलो, बी ए सी बोलो, बी सी ए बोलो. ऑब्वियसली वो 3 लोग तो उसी टीम में हैं. ठीक है, दैट मीन्स कि जितने भी आप परम्यूटेशन बना रहे हो वो सब उस टीम में एक ही है, वो एक ही ग्रुप बनकर आया. ठीक है, विच मीन्स ओवर काउंटिंग हो रही है. कितने की ओवर काउंटिंग हो रही है? 3 फैक्टोरियल टाइम्स ओवर काउंटिंग हो रही है. आप कोई भी ग्रुप पकड़ोगे उसके 3 फैक्टोरियल परम्यूटेशंस होंगे. अगर आप एबीसी पकड़ रहे हो, बीसीडी करोगे, अगेन इसके 3 फैक्टोरियल परम्यूटेशंस बन जाएंगे. ठीक है, सिमिलरली अगर आप ए डी ई ले रहे हो, 3 फैक्टोरियल परम्यूटेशंस बन जाएंगे. सो बेसिकली ओवर काउंटिंग इज बाय अ फैक्टर ऑफ 3 फैक्टोरियल. फोकस ऑन द वर्ड टाइम्स. ये जो ओवर काउंटिंग हो रही है वो 3 फैक्टोरियल टाइम्स हो रही है. आप जितने भी ग्रुप बनाओगे वो सब के सब 3 फैक्टोरियल टाइम्स ओवर काउंटेड हो रहे हैं. ठीक है, तो उसके लिए मुझे इसे डिवाइड करना पड़ेगा 3 फैक्टोरियल से. तो 6 चूज 3 इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, विच इज 120 अपॉन 3 इंटू 2, विच इज इक्वल टू 20. ओके, अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करा जाए, find the number of ways to make 2 teams of 3 persons from a group of 6 persons. ये ट्राई करो, और जो रिकॉर्डिंग देख रहा है वो वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई कर लेना. ओके, तो पहले समझ लो यहां पर बात क्या हो रही है. अगेन ए बी सी डी ई एफ. ओके, अगर ये 6 लोग हैं, 2 टीम बनानी है 3-3 लोगों की. ठीक है, नंबर ऑफ वेज टू मेक 2 टीम्स ऑफ 3 persons ईच फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 6 persons. ओके, तो अगर मैं ऐसे सेपरेट करता हूं, ठीक है, तो ए बी सी और डी ई एफ ये 2 टीम बन गई. ओके, अब इसका डिफरेंस समझो पिछले वाले से. यहां हम क्या कह रहे थे? टीम बनानी है 3 लोगों की. तो अगर मैं यहां डैश लगा रहा हूं तो ए बी सी एक टीम बनी. ठीक है, सिमिलरली डी ई एफ दूसरी टीम बनी.
ओके, या फिर अगर मैं ए, सी और डी ले रहा हूं, ठीक है, तो ये एक टीम बन जाएगी। एंड सिमिलरली बी, ई और एफ, ये एक और टीम बन जाएगी। तो जब जब मैं यहां पर सेपरेट करूंगा 6 लोगों को और 2 का ग्रुप बनाऊंगा, तो मेरे पास 2 डिफरेंट टीम्स आ जाएंगी, लेकिन यहां पर वो दोनों 2 काउंट होंगी। ठीक है, एक बार सेपरेट करने पर वो मेरे पास 2 टीम्स आ जाती हैं। एक टीम बन गई एबीसी, एक टीम बन गई डीईएफ। ठीक है, मुझे यहाँ पे नंबर ऑफ टीम्स बनानी है 3 लोगों की, नंबर एक टीम बनानी है 3 लोगों की, तो कितनी हो सकती है? दैट वाज 6 चूज 3। अब इसका और यहाँ पर डिफरेंस क्या है? तो जब मैं यहाँ पर सेपरेट कर रहा हूं, ये एक मिला है मुझे, क्योंकि मुझे 2 टीम बनानी है ऑफ 3 पर्सन ईच। ठीक है, तो व्हेन आई मेक अ, मैं जब ऐसा कर रहा हूं तो यहाँ पर क्या हो रहा है? तो ए बी सी और डी ई एफ, वो 2 टीम बन गई हैं। ठीक है, ऐसा कहना कि ये दोनों की ए बी सी और डी ई एफ और डी ई एफ एंड ए बी सी, ये दोनों एक ही बात है। मुझे सिंपली क्या चाहिए? मुझे 2 टीम चाहिए ऑफ 3 पर्सन ईच। तो सिंपली मैं क्या बोल रहा हूं, एक टीम में एबीसी है, एक टीम में डीईएफ है। ठीक है, टीम लेबल्ड नहीं है। ठीक है, ऐसा वो ये नहीं है कि टीम ए और टीम बी हमने नहीं बोला। ठीक है, इन जनरल मुझे बस 2 टीम चाहिए थी। तो ये कॉम्बिनेशन एबीसी डीईएफ और डीईएफ एबीसी, ये दोनों एक ही है। ठीक है, जिस वजह से आपका आंसर हो जाएगा 6 चूज 3 डिवाइडेड बाय 2। ऊपर ये चीज डिफरेंट तरीके से काउंट हो रही थी, वहां पे वो डबल थी, यहां पर ये एक ही है। जब आप सेपरेट करोगे, आपने टीम बनाई एबीसी और डीईएफ की, इट इज सेम लाइक डीईएफ एंड एबीसी। तो देर इज एन ओवर काउंटिंग ऑफ 2 टाइम्स इन द प्रीवियस क्वेश्चन। तो ये आ जाएगा 20/2 विच इज इक्वल टू 10। बट अगर मैं नाम दे दूं उन्हें, टीम ए, टीम बी, या फिर टीम 1, टीम 2, तब ऐसा करूं कि एबीसी डीईएफ, कि टीम 1 में एबीसी है, टीम 2 में डीईएफ है, और फिर मैं बोलूं कि टीम 1 में डीईएफ है और टीम 2 में एबीसी है। अब ये डिफरेंट है, यहां पर ये सेम है कि मुझे बस, जब मैं बोल रहा हूं सिर्फ मुझे 2 टीम चाहिए, तब ये दोनों एक ही बात है। ये दोनों एक ही बात है अगर मैं सिंपली बोल रहा हूं कि मुझे बस 2 टीम चाहिए ऑफ 3 पीपल ईच। लेकिन जब मैं नाम दे रहा हूं उन टीम्स का, तब ये डिफरेंट हो जाएगा कि टीम ए में पहले एबीसी था, अब डीईएफ है, तो वो दोनों डिफरेंट है। समझ में आ रहा है? एक काम करते हैं, क्वेश्चन को छोटा बनाकर इजीली देखने की कोशिश करते हैं, चल क्या रहा है। ठीक है, लेट्स से ABCD 4 लोग हैं, 2 लोगों की टीम बनानी है। ओके, तो 4 चूज 2 कितना हो जाएगा? 4 इंटू 3 डिवाइड बाय 2, वी आर गेटिंग 8। ठीक है, तो टीम क्या क्या बन सकती है? ए बी, ए सी, ए डी, बी सी, बी डी। ठीक है, ए बी, ए सी, 1 2 3 4 5, 3 और आएंगे। ए डी हो गया, बी सी, बी डी, सी डी, सी डी। ओके 6 है, सॉरी। हाँ, तो 6 लोगों की 6 आ गया। ठीक है, तो आपके पास इस तरीके से 6 टीम्स आ सकती हैं। नाउ व्हेन आई से कि आपको, आपके पास ये 4 लोग हैं, यू हैव टू मेक 2 टीम्स ऑफ 2 पीपल ईच। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बोला? 4 चूज 2 डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू 3। क्या मतलब है इसका? ए बी सी डी, बी सी ए डी, ए बी बी सी और ए डी, और दूसरे में आ गई, सॉरी, अगर मैं यहां पर ब्रेक कर रहा हूं तो दूसरी जगह है सी डी। अगर मैंने यहां बी और सी को एक टीम में लिया है तो दूसरी बन जाएगी टीम ए डी,
और अगर मैं टीम ले रहा हूं ए और सी तो दूसरी टीम बन जाएगी बी और डी। तो डिफरेंस कहां से आ रहा है? डिफरेंस इन दोनों में यहीं से आ रहा है कि व्हेन आई से मुझे दो टीम बनानी है ऑफ 2 पीपल ईच, तो ये 3 तरीके हैं ऐसा करने के। क्यों? क्योंकि अगर आप बाकियों की बात करो, जो यहां से अब आपको दिखा देता हूं मैं, आपने जब ए बी बनाया तो दूसरी टीम क्या बनी थी? सी डी। जब आपने ए सी बनाया तो दूसरी टीम क्या बनती? दूसरी टीम बनती बी और डी। जब आपने ए डी बनाया तो दूसरी क्या बनती? बी और सी। जब आपने बी सी बनाया तो दूसरी क्या बनती? ए और डी। बी डी करा तो ए और सी डी करा तो ए और बी। बट प्रॉब्लम कहां से आ रही है? प्रॉब्लम यहां से आ रही है कि ये टीम और इस तरीके से करना, ये बिल्कुल सेम है। एक टीम में आपने एडी को रखा, दूसरे में बीसी को रखा, या फिर आपने एक में बीसी को रखा और दूसरे में सीडी को रखा, ये एक तरीके सेम है। ये सेम मेथड है जो वहां पर मैंने एलिमिनेट कर दिया। ठीक है। सिमिलरली एक टीम में आपने रखा एसी और, ये दिख नहीं रहा, एक टीम में आपने रखा एसी और दूसरे में बीडी को, या फिर दूसरे में एसी को और पहले में बीडी को, ये दोनों सेम है। ठीक है। सिमिलरली एक में रखा आपने ए बी को और दूसरे को सी डी में, और इसमें आपने सी डी को पहले रखा और दूसरे में ए बी, ये दोनों तरीके सेम है। सो देयर इज एन ओवर काउंटिंग बाय 2, जो मैंने यहां पर 2 से डिवाइड कर दिया और ओवर काउंटिंग एडजस्ट कर दी। क्लास का लास्ट क्वेश्चन, ओके। ये पॉइंट है 0 0। ठीक है। सिमिलरली ये पॉइंट आ गया 0 1, दिस पॉइंट इज 0 2 एंड दिस पॉइंट इज 0 5। सिमिलरली दिस पॉइंट इज 1 0, दिस पॉइंट इज 2 0, एंड ये ग्रिड लाइंस बनाई है मैंने, एंड दिस पॉइंट इज 2 2, एंड फाइनली दिस पॉइंट इज, एक सेकेंड, 0 1 0 2 1 0 2 0 5 0, and this point is 5 4 because this point is 0 4। ठीक है। इस तरीके से मैंने ग्रिड लाइंस बनाई है, जैसे हम नंबर, जैसे नंबर लाइन पर चल रहा होता है, कार्टेशियन प्लेन पर होता है, वैसे ही ये ग्रिड लाइंस है। ओके। क्वेश्चन इज, स्टार्टिंग एट 0 0, इस पॉइंट से अगर कोई स्टार्ट कर रहा है, अ पर्सन कैन टेक ईच स्टेप either towards right or a step up। ठीक है। या तो वो इस तरीके से राइट में जा सकता है, या फिर वो अप जा सकता है। वापस आने की पॉसिबिलिटी नहीं है, नीचे आने की पॉसिबिलिटी नहीं है। या तो वो राइट में जाएगा एक स्टेप, या फिर अपवर्ड डायरेक्शन में जा सकता है। ठीक है। एंड हैज टू रीच एट 5 4। ओके। 0 0 से वो स्टार्ट कर रहा है, एंड ही हैज टू रीच एट 5 4। हाउ मेनी paths are there from 0 0 to 5 4। ओके। ये आपको बताना है। तो मैं पहले पाथ डिफाइन कर देता हूं कि कोई भी एक पाथ देखेगा कैसा। सो
पर्सन डिसाइड कर सकता है अपना पहला स्टेप कि वो राइट में ले रहा है, ओके, देन अगेन वो राइट में ले रहा है, देन अपवर्ड डायरेक्शन में जा सकता है, देन राइट डायरेक्शन में जा सकता है, देन अपवर्ड, अपवर्ड, राइट, अपवर्ड, राइट। तो ये एक पाथ है जहां पर उसने पहला स्टेप लिया राइट, सेकंड स्टेप लिया राइट, थर्ड स्टेप लिया अप, फोर्थ स्टेप लिया राइट, फिफ्थ स्टेप लिया अप, सिक्स्थ लिया अप, देन राइट, देन अप, देन राइट। तो ये एक पाथ हो गया, ओके। अनदर पाथ कैन बी कि पहला स्टेप उसने लिया अप, दूसरा भी उसने लिया अप, तीसरा भी उसने लिया अप, फोर्थ उसने लिया राइट, देन राइट, 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 राइट एंड देन अप, और वो 5,4 पर पहुंच गया। राइट, 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 अप, 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 सॉरी, अप, 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 राइट, 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 राइट एंड देन अप। ये एक पाथ हो गया, ओके। तो आप पाथ लिख सकते हो इसे आर आर यू आर यू आर यू आर, ये एक पाथ है। अनदर पाथ इज यू 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 आर 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 यू, तो एक पाथ है। तो ऐसे टोटल कितने पाथ हो सकते हैं फ्रॉम 0,0 टू 5,4, ये आपको बताना। तो सबसे पहली चीज ये नोटिस करो कि अगर आपको 0,0 से 5,4 तक जाना है और आप सिर्फ अप या राइट में जा सकते हो, दैट मीन्स आपको एग्जैक्टली 9 स्टेप्स लेने पड़ेंगे। आप चेक कर सकते हो यहां पर भी टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स हैव टू बी 9, ठीक है। दूसरी चीज, आप कोई भी पाथ चूज कर लो, आपको एग्जैक्टली 5 बार राइट में जाना पड़ेगा और 4 बार अपवर्ड डायरेक्शन में जाओगे, तभी आप 5,4 तक पहुंच सकते हो फ्रॉम 0,0। अ सिंपलेस्ट पाथ इज ये वाला, सीधा सीधा आपने 5 स्टेप लिए राइट में, ओके, और 4 स्टेप लिए अपवर्ड्स। तो कोई भी आप पाथ लोगे, 5 बार आपको राइट में जाना ही पड़ेगा और 4 बार अपवर्ड डायरेक्शन में। सो सिंपली यू हैव टू टेक 9 स्टेप्स, ओके। आपको 9 स्टेप्स लेने। अब आपको ये चूज करना है कि इन 9 में यू कहां पर प्लेस करने हैं और आर कहां पे प्लेस करने हैं, ठीक है। तो या तो आप 5 राइट चूज कर लो, तो 9 चूज 5, या फिर आप 4 अप चूज कर लो, एक ही बात है। तो व्हेन यू डिसाइड कि आप राइट कहां पर प्लेस कर रहे हो, जैसे ही आपने 5 राइट प्लेस कर दिए, ऑब्वियसली जो यूज है वो बची हुई पोजीशन पर अपने आप प्लेस हो जाएंगे। तो आप दोनों में से किसी एक को चूज करो, दूसरा अपने आप प्लेस करा जा सकता है। तो दैट मीन्स आंसर है 9 चूज 5 और 9 चूज 4। या फिर सिंपली मैं आपको बताऊं, इस फॉर्मूले को अगर ढंग से समझना चाहते हो, देयर आर 9 फैक्टोरियल परम्यूटेशंस, ठीक है। यहां पर आपको 9 फैक्टोरियल अरेंजमेंट्स हैं आपके पास, लेकिन क्योंकि आर 5 बार है, ओके, तो ओवर काउंटिंग हो रही है, 5 फैक्टोरियल टाइम्स की ओवर काउंटिंग हो रही है। मतलब अगर मैं इनकी आपस में पोजीशन चेंज कर दूं, दैट विल रिमेन द सेम, ठीक है। और उनकी आर्स की आपस में 5 फैक्टोरियल परम्यूटेशन है, तो डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल। सिमिलरली यहां पर जो यूज आएंगे, यहां जो यूज आ रहे हैं, उनकी आपस में 4 फैक्टोरियल परम्यूटेशंस हैं, तो देयर इज एन ओवर काउंटिंग ऑफ 4 फैक्टोरियल टाइम्स, तो विच मेक्स द फॉर्मूला 9 चूज 5 और 9 चूज 4, ठीक है। बाय ओवर काउंटिंग मैं फिर से बता दूं, ये जो आपने 5 पोजीशंस पर आर लगाया है, उनको उनकी आपस में 5 फैक्टोरियल परम्यूटेशंस है,
ठीक है, तो देयर इज एन ओवर काउंटिंग जिसे मैंने एडजस्ट करा है 5 फैक्टोरियल से डिवाइड करके. आउट ऑफ दीज 9 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल टाइम्स ओवर काउंटिंग है आर की और 4 फैक्टोरियल टाइम्स ओवर काउंटिंग है यू की. छोटी सी एडजस्टमेंट कर रहा हूं मैं क्वेश्चन में. ओके, हाउ मेनी पाथ्स आर देयर फ्रॉम 0 to 5 4 if person must pass through 2,2. ठीक है, अब मैंने एक रेस्ट्रिक्शन डाल दी है कि कोई भी पाथ चूज करो लेकिन 2,2 से उसको निकलना ही पड़ेगा, एक बार वहां से उसे पास करना ही करना. तो फॉर एग्जाम्पल पाथ लाइक दिस, जो मैंने येलो से हाईलाइट किया है वो वाला पाथ, कि आपको यहां से निकलना ही निकलना है. तो दैट्स वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ मेनी पाथ्स जो ऐसा करा जा सकता है. तो अब कितने पाथ्स हो जाएंगे यहाँ पर, ट्राई करो. ओके देखो, दिस इज अनदर एप्लीकेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन रूल. क्या कर रहे हैं हम, पहली बात, हम वापस नहीं आ सकते, ना नीचे जा सकते हैं, ना लेफ्ट में जा सकते हैं, ना डाउनवर्ड जा सकते हैं. सो क्लियरली प्रॉब्लम को आपको दो पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, और वो क्या है कि आप सबसे पहले 0 से जाओगे 2,2 पर एंड देन 2,2 से आप जाओगे 5,4 तक. ठीक है, पहले आपको जाना पड़ेगा 2,2 तक. ठीक है, बिकॉज देर इज नो वे बैक. ऐसा नहीं है कि अगर आप यहां पहुंच गए तो वापस यहां आ जाओगे. तो पहले आपको 2,2 पर जाना ही पड़ेगा एंड देन 2,2 से आप जाओगे 5,4 तक. ओके, तो जब प्रॉब्लम को मैं ब्रेक डाउन कर रहा हूं, 0 से आपको जाना है 0 से आप पहले जाओगे 2,2 तक और फिर 2,2 से आप जाओगे 5,4 तक. तो आपको यहां पर 2 स्टेप लेने पड़ेंगे राइट में और 2 स्टेप लेने पड़ेंगे आपको अपवर्ड्स. तो आउट ऑफ 4 यू हैव टू चूज इधर राइट और अप. इनटू जब आप 2,2 से जाओगे 5,4 पर, तो 2 से 5 पर जाना है तो आपको 3 बार राइट जाना पड़ेगा और 2 से 4 पर जाना है तो आपको 2 बार अपवर्ड जाना पड़ेगा. ठीक है, तो दैट मीन्स टोटल लेने हैं आपको 5 स्टेप्स. आउट ऑफ दीज राइट चूज कर लो या फिर अप चूज कर लो. तो इंटू 5 चूज 3. तो ये आ जाएंगे आपके टोटल नंबर ऑफ वेज या टोटल नंबर ऑफ पाथ्स जिसमें आप 0 से 5,4 तक जा सकते हो, सच दैट कि 2,2 बीच में आए. मैं रिपीट कर रहा हूं एक बार, अगर आपको पहले वाला समझ में आ गया, पहले वाले से एक बार मैं फिर से बता देता हूं. आप जा रहे थे 0 से डायरेक्टली 5,4 तक. कंक्लूजन हमने ये निकाला था कि आपको 5 स्टेप लेने पड़ेंगे राइट में और 4 स्टेप लेने पड़ेंगे अपवर्ड्स. तो आपके पास टोटल आपको लेने हैं 9 स्टेप्स. आउट ऑफ विच उन 9 स्टेप्स पर, यहां पर देखो, उन 9 स्टेप्स में या तो आप इन 5 आर को प्लेस कर लो कहीं पर या फिर आप पोजीशन चूज कर लो यूज की. ठीक है, तो किसी एक की पोजीशन चूज कर लेते. तो 9 चूज 5 रख लिया आपने और यू कैन डू 9 चूज 4, एक ही बात है. ठीक है, अब प्रॉब्लम में चेंज ये आया कि नाउ यू हैव टू पास थ्रू 2,2. तो प्रॉब्लम को आपको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा कि आपको पहले 0 से जाना है 2,2 तक, फिर 2,2 से आप जाओगे 5,4 तक. ठीक है, तो पहले आपको जाना है 0 से लेके 2,2 तक. तो यहां पर कितना आ जाएगा, तो यहां पर टोटल आपको लेने पड़ेंगे 4 स्टेप्स. आउट ऑफ 4 2 पोजीशंस आप चूज कर रहे हो राइट के लिए. ठीक है, यहां तक पहुंच गए. जैसे हमने डीएससी आईएसआई आईजीआईडीआर, पहले आपने कॉलेज चूज करा, कॉलेज के बाद आपने प्रोफेशन चूज करा. तो यहाँ पहले आप 2,2 तक पहुंच गए. 2,2 पर जाने के बाद अब आपको जाना है 5,4 तक. तो मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ वेज की जिसमें आप 2,2 से 5,4 तक जा सकते हो. तो 2,2 से 5,4 पर अगर आपको जाना है, so then 5 minus 2 is equal to 3. 3 आपको राइट में, 3 टाइम आपको राइट में जाना पड़ेगा.
एंड देन 4 माइनस 2 इक्वल टू 2 टाइम्स आपको अपवर्ड डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, तभी आप वहां पर पहुंच सकते हो। डायग्राम में देख लो ये चीज, अगर आप 2 पर हो, 5 4 पर जाना है, तो उसके लिए आपको 3 स्टेप लेने पड़ेंगे राइट में, ओके, और 2 स्टेप लेने पड़ेंगे आपको अपवर्ड। सो ये आ गया आपके पास 4 चूज 2, ठीक है, सॉरी 5 चूज 2, 5 स्टेप लेने हैं आपको, 3 + 2, आउट ऑफ विच या तो आप R चूज कर लो या फिर आप 2 चूज कर लो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, इसकी रिकॉर्डिंग आपको शाम तक मिल जाएगी। ओके, बाय बाय।